सर ये जो 12 घर हैं ये हमारे जन्म के आधार पे ही तय हो जाते हैं। तो लेकिन एक जो आपने कहा कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे हॉरोस्कोप में नोट डाउन हो जाते हैं, तो सर हमें पता कैसे चलता है, जैसे जो ज्योतिष होते हैं उन्हें पुराने जन्म के कर्मों का पता कैसे चलता है कि हमारे प्रारब्ध में क्या चीज़ें हैं? तो सर जैसे आपने अभी बताया कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, आजकल हम जनरली देखते हैं कि स्पेशली किड्स में ये क्रेज़ है, बच्चों में ये क्रेज़ है कि उन्हें जानना होता है कि उनकी कुंडली में क्या चीज़ें हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AGSKI पॉडकास्ट में। मैं आराधना चतुर्वेदी और आज मैं लेकर के आई हूँ एक खास मुलाकात। आज के हमारे खास गेस्ट हैं, इन्होंने MBA किया है JNU से और ज्योतिष विद्या का भी भरपूर ज्ञान रखते हैं, साथ ही साथ बिजनेस एड का काम करते हैं मेडिकल एड कंपनी में, बिजनेस हेड है सर। सर स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? बहुत अच्छा। और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कुछ इस तरीके का मुझे माहौल मिलेगा। बहुत अच्छा माहौल है आप लोगों का यहाँ पे और बहुत अच्छा सेटअप लगाया आपने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो सबसे पहला जो ख्याल मेरे दिमाग में था वो एस्ट्रोलॉजी था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आम जनता इसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं है कि टेक्निकली क्या चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मुझसे ही पूछा जाए तो शायद मैं ये कहूँगी कि ग्रह नक्षत्रों की दशा कैसे हमारे जीवन के कुछ परिणामों को गेस करती है, बताती है कि हाँ ये ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसे इस दिशा में है तो ये चीज़ें होने की संभावना है। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन तो बहुत वास्ट है ना सर, अगर एस्ट्रोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो क्या आप अपनी भाषा में हमें बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एस्ट्रोलॉजी कोई जैसे आम भाषा में या आम लोग जैसे समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि कहीं से किसी ने क्रिएट कर दिया है, जैसे हम लोग किताब क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो हमारे 4 वेद हैं उन वेदों में से एक पार्ट एस्ट्रोलॉजी का भी है उसमें। तो एस्ट्रोलॉजी जो है पूरे कर्म सिद्धांत पे चलता है। आपका जो आपका कर्म सिद्धांत है, आपके जैसे जैसे कर्मा होंगे, आपने पास्ट लाइफ में जो कर्मा किए हैं वो आपके कुंडली में रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं एक साधारण भाषा से आपको समझाता हूँ कि जैसे आप एक कंपनी का, जैसे मार्च का महीना अभी ख़त्म हुआ है तो आपने अभी सारा का सारा जो है सारा डाटा कैरी फॉरवर्ड किया टैली के अंदर जी। तो वो जो डाटा कैरी फॉरवर्ड किया यानी कि जो कुछ लेखा जोखा जो बचा हुआ हिसाब किताब था वो अगले साल आपने फॉरवर्ड कर दिया। तो हम जितने टाइम हम लोगों ने मनुष्य रूप में बर्थ लिया है उतने टाइम मरने के बाद जो भी हमारे कर्मा से वो फॉरवर्ड होते हैं, जो हमारी कुंडली के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आपने हॉरोस्कोप अगर आप देखें उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट 12 खाने होते हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक। उसमें जो साइंस होते हैं, 9 उसमें ग्रह होते हैं। तो वो अलग अलग ग्रहों में, अलग अलग घर के अंदर, अलग अलग नक्षत्रों में अपना अपना रिजल्ट देते हैं। तो अगर अगर हम नॉर्मली भी हम लोग अगर लेते हैं तो अगर 12 घर हैं और 12 घर को अगर 12 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 होता है, यानी कि 144 फार्मूले लगेंगे तब जाकर के आप किसी कुंडली का एक प्रॉपर प्रेडिक्शन कर पाते हैं। तो सर ये एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी में भी मैथमेटिक्स है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी टोटल मैथमेटिक्स है। अब तो जैसे आप पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे, पुराने टाइम में जैसे जब हॉरोस्कोप बनाया जाता था तो सॉफ्टवेयर नहीं था। तो आप सोचिए उस टाइम क्या पद्धति थी। जिस टाइम पे पुराने टाइम पे जब हम कुंडली बनाने के लिए किसी पंडित जी को या जो आचार्य थे उनको देते थे तो उनको आप देखेंगे कि उनका जो बनाने की पद्धति टोटल मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स मीन्स वो उनका एक पंचांग होता था। पंचांग के अंदर हर स्टेट और हर जगह, जैसे सपोज कोई कर्नाटका में किसी स्टेट में पैदा हुआ तो उस कर्नाटका के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितने डिग्री का है वो सारा प्लस माइनस करके फिर आपका प्लानिटरी पोजीशन निकलेगा कि सूर्य इस घर में इतने डिग्री में इस राशि पे बैठा हुआ है। तो ऐसे आपका लगन भी निकलेगा, ऐसे आपके 9 के 9 ग्रह निकलेंगे। इस हिसाब से आपका जो है ये पता चलेगा आपको, फिर आपका चार्ट कंप्लीट होगा। उस चार्ट के बेस पे फिर आपकी जो है प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं। तो ये टोटल बेस्ड ही मैथमेटिक्स के ऊपर है जितना भी है। मतलब ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए आपको सच में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर तो? हाँ, मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं तो आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें बृहत पराशर होरा शास्त्र
जो पराशर मुनि ने लिखा है। जी। तो जितने भी लोग इस समय इसको देख रहे हैं और वो एस्ट्रोलॉजी को प्यार करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो बृहद पराशर होरा शास्त्र अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इतना इजी नहीं कि आपने कोई कंप्यूटर में डाटा फीड किया और आपने बना लिया। जैसे मैंने कहा कि पहले मैथमेटिक्स हुआ करता था, तो पहले वो लोग कुंडलियाँ बनाते थे रिटर्न में। हाँ। आज की डेट में सॉफ्टवेयर्स हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी एक एक्यूरेसी है। मतलब आप देखेंगे कि मून की डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकंड मून किस राशि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, जी। उस बेस पे आप एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में भी एक प्रेडिक्शंस आती है, लेकिन वो एक आप प्रेडिक्शन देखेंगे तो वो इस तरह की है कि जैसे आपने एक डाटा फीड कर दिया कि भाई ये सूर्य का एक रिजल्ट है, ये वो सूर्य जिसका भी उस राशि में होगा, वो सारे के सारे सिस्टम में आपको 12 बच्चे अगर देख रहे हैं, 12 बच्चों का प्लानिटरी पोजीशन सूर्य का अगर एक घर में, तो सबका जो राशिफल होगा वो लगभग एक जैसा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इसलिए इंडिविजुअली जो हॉरोस्कोप है उसको आपको रीड करना पड़ेगा, एक एक ग्रह को देखना पड़ेगा, एक एक नक्षत्र को देखना पड़ेगा, आपका लग्न लॉर्ड किधर है, आपका जो नवमांश है। बेसिकली इसमें नवमांश बहुत अच्छी भूमिका निभाता है कि नवमांश की सिचुएशन कैसी है। नवमांश आपके प्लानिटरी पोजीशन का स्ट्रेंथ बताता है। तो ये ओवरऑल है। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, आजकल हम जनरली देखते हैं कि स्पेशली किड्स में ये क्रेज़ है, बच्चों में ये क्रेज़ है कि उन्हें जानना होता है कि उनकी कुंडली में क्या चीज़ें हैं, और वो सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर्स के थ्रू वो अपनी कुंडली बनवाते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ये कहाँ तक रिलायबल है सर? क्योंकि मतलब एक इंसान कोई प्रेडिक्शन बता रहा है अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो वो बहुत एक्यूरेट माना जा सकता है, वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। बट अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी बार तो वो गलत भी प्रेडिक्शंस देते हैं ना। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एक फिक्स्ड प्रोग्राम है। मतलब आपने जब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, तो उसमें आपने एक बुक्स के बहुत सारे रेफरेंसेस ले लिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, उसमें क्या होता है कि आपने क्या किया कि एक जो प्लैनेट है, सपोज सूर्य है, सूर्य को देखा, सूर्य पहले भाव में उस घर में बैठता है तो ये रिजल्ट देता है, दूसरे में बैठता है ये रिजल्ट देता है। ऐसे आपने 12 भाव की प्रेडिक्शन कर दी, अपने डाटा फीड कर दिया उसके अंदर। जी। ऐसी चंद्रमा का किया, ऐसी मंगल का किया, ऐसे बुध का किया, ऐसे बृहस्पति का किया, तो आपने 12 प्लैनेट का डाल दिया। अब जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ये बताएगा, साहब ये देखिए आपका जो लगन है, आपका लगन मानो मकर लगन है और मेरा भी मकर लगन है, तो हम दोनों की प्रेडिक्शन वो सेम कर देगा। मतलब आप मकर राशि के हैं, आपकी कदकाठी ऐसी होगी, आपका ग्रह का स्वामी शनि है और शनि की पोजीशन यदि बहुत अच्छी है कुंडली में, तो आपके कुंडली के अंदर बड़ा राजयोग है, तो ये सब में आएगा, ये पूरा का पूरा, ये फिक्स्ड है। इसलिए जो आचार्य हैं, जिन्होंने बेसिकली पढ़ा है, जिन्होंने स्टडी करी है, उनसे आपको अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन करानी चाहिए। वो ही आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि आपकी हॉरोस्कोप के अंदर क्या दशा, किस ग्रह का किस नक्षत्र में क्या परिणाम है। एक आइडिया आप ले सकते हैं सॉफ्टवेयर से, मोटा मोटा, हाँ ठीक है ये है, मेरा लगन ऐसा है, उसको देख के आप खुश हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन वो अपना नहीं कर पाएगा। जहाँ तक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैं समझता हूँ, वो ये समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर एक फिक्स चीज़ को आपको बताता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज़ होगी कि वो सॉफ्टवेयर से आ गया, आपने डाटा डाला तो उसने पूरा एक कैलकुलेशन किया। तो जैसे हम नॉर्मली अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे मैं अगर आपकी हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन करता हूँ तो मैं आपकी हर चीज़ को देखूंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि वो ये देखेगा कि भी इन महिला के हॉरोस्कोप में ये आ रहा है, ये नक्षत्र आ रहा है और आने वाले समय में आपका समय खराब होने वाला है। तो ये सॉफ्टवेयर नहीं बता पाता हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी फ्यूचर में इस तरीके का काम करेगा, वो अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप हॉरोस्कोप बना सकते हैं, जिसमें आप अपने मन को खुश रखने के लिए उसके अंदर जो डिटेल है, जो डाटा जो उन्होंने लिखा हुआ है, जो प्रिंटेड निकल के आता है, आप देख सकते हैं मेरे लगन में ये है और ये रिजल्ट है, उसे देख के खुश हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर एग्जैक्ट प्रेडिक्शन डालनी है तो आपको उसके अंदर आपको किसी ज्योतिषाचार्य के साथ जो प्रोफेशनली जिन्होंने किया हो उसके पास जाना चाहिए, वो आपकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करेंगे इसमें।
तो सर जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो बूस्ट कर रहा है और हर फील्ड में वो कहीं ना कहीं एकदम खुद को सटीक प्रूव कर रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर टाइम ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन माइंड को ओवर पावर कर देगा। तो क्या उम्मीदें हैं कि क्या वो ज्योतिषी वाले टर्म्स पे भी, ज्योतिषाचार्यों को भी फेल करके ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शंस दे पाएगा देखिए, इन फ्यूचर? हाँ, वो बताता हूँ आपको। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कोई बहुत बड़ा, जो मैं समझ पा रहा हूँ आज की सिचुएशन में, जी वो बहुत मुश्किल है उसकी वो प्रिडिक्शन कर पाना, क्योंकि सॉफ्टवेयर ना एक बड़े सेट तरीके से किसी चीज़ की फिक्स प्रिडिक्शन करेगा। मैं अगर कोई प्रिडिक्शन करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। प्रिडिक्शन मीन्स, अगर मैं सपोज आपकी मैरिज की प्रिडिक्शन करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो हमने जो अपने ज्योतिष गुरुओं से सीखा है, श्री केएन राव जी से, मैं जी भारतीय विद्यावन से पास आउट हूँ, जी तो उसमें क्या रहता है कि आपकी वाणी, जिस दिन मैंने सपोज मैं आज आपकी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो आज मेरी खुद की प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रांग है कि नहीं है, पता चला मेरी ही प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है और मैंने आपके बारे में प्रिडिक्शन कर दिया, तो उसके चांसेस रहने वाले हैं कि आपको वो प्रिडिक्शन फलित नहीं होगा। ये एक बड़ा वो रहता है। दूसरा, इसमें प्रिडिक्शन हर कोई नहीं कर पाता, जी हर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। आप देखेंगे, आप अगर 10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो कोई एक ही आपके बारे में एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर पाएगा। कोई कहेगा नहीं नहीं पॉसिबल नहीं, नहीं नहीं ये पॉसिबल है, नहीं नहीं हो सकता है। और आप पाएंगे जिस एक व्यक्ति ने आपके बारे में प्रिडिक्शन किया मैरिज का, और उस टाइम पे वो सटीक जो है घटना घट गई। अब देखिए, पास आउट मान लो एक ही इंस्टीट्यूट के से हैं, पढ़ाई उन्होंने एक जैसी ही करी होगी, लेकिन प्रिडिक्शन सबकी अलग अलग है। अब एक बड़ा क्वेश्चन है भाई ऐसा क्यों है? सबको पढ़ाने वाला टीचर भी एक है, सबने जो स्टडी करी भी एक साल में, उन्होंने जो पास आउट किया वो भी एक सेम ईयर में किया है, लेकिन जब प्रिडिक्शन की बात आई है तो किसी एक की प्रिडिक्शन ठीक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें भी आपके अंदर आपकी एक वाक शक्ति होती है, मतलब हॉरोस्कोप के अंदर। जैसे हम लेते हैं कि सेकंड हाउस, मतलब सेकंड हाउस में यदि जुपिटर जैसा प्लैनेट है, सेकंड हाउस में शुक्र जैसा प्लैनेट है, सेकंड हाउस में बुध जैसा प्लैनेट है, तो ये सारे के सारे क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो है अपनी प्रेडिक्शन को करने में बहुत निपुण है और बहुत सटीक तरीके से वो प्रेडिक्शन कर सकता है। सर, ये जो आपने सेकंड हाउस बोला वो क्या है? देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है, इसमें पहले हाउस को देखते हैं। जो फर्स्ट हाउस होता है, इसमें फर्स्ट हाउस लगन है। लगन मीन्स आपका ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे रहने वाली है। जी सेकंड हाउस आपको ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप बोलने में कैसे रहेंगे, आपकी स्पीकिंग कैसी रहेगी, आपका जो फैमिली है वो कैसे रहने वाला है, आप किस फैमिली में, जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं उस फैमिली का रुतबा किस तरीके से होगा। ये अगर आप किसी हॉरोस्कोप पे दिखाने वाले के पास ले जाएंगे तो बता देगा कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड ये होगा, आपका सेकंड हाउस देख करके। थर्ड हाउस आपके करेज को बताता है। फोर्थ हाउस आपके सुख को बताता है, आपकी माता को बताता है। फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन को बताता है। फिफ्थ हाउस आपकी बच्चों को बताता है। फिफ्थ हाउस आपके रोमांस को बताता है। सिक्स हाउस आपके रोग ऋण शत्रु को बताता है, मतलब कितना आप कर्जा लेने वाले लाइफ में, कितना आपके शत्रु किस तरीके के होंगे। आपके शत्रु ऐसे होंगे कि आपसे परास्त हो जाएंगे कि हमेशा आप ही शत्रुओं से परास्त हो गए। सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस को बताता है, सेवेंथ हाउस, जिसमें आपकी वाइफ को बताएगा, आपके स्पाउस को बताएगा। वाइफ हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, स्पाउस को बताएगा। एट्थ आपको बताएगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो बड़ा गूढ़ ज्ञान, मतलब ऐसे हम कहते हैं जैसे तांत्रिक विद्या हो गई, तांत्रिक विद्याएं जो होती है, वो सीक्रेट जो है वो आप कितना है, आपके अंदर मंत्र शक्ति कितनी ठहरेगी अंदर, आपके अंदर रोग दीर्घकालीन कितने होने वाले हैं, आपकी मृत्यु का प्रकार क्या होगा। एट्थ ये रिफ्लेक्ट करता है। नाइन्थ आपको ये बताएगा कि नाइन्थ हाउस में आपका भाग्य कैसे होगा, आपका जो लक है वो कैसे काम करेगा। और आप के पिता, नाइन्थ से हम लोग पिता को भी देखते हैं, आपके पिता, आपके गुरु, जो भी गुरु बेसिकली आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिसने आपको टीचिंग किया, आपको समझाया, वो भी एक्चुअली आपका गुरु है, वो आपको कैसे सपोर्टिव रहने वाले हैं। टेंथ आपके प्रोफेशन को बताता है कि आप अपने प्रोफेशन में कैसे रहने वाले हैं, आप सरकारी जॉब करेंगे
या आप क्या कहते हैं प्राइवेट में जाएंगे। रहेंगे, या आप कितना लेवल अचीव कर। अब सरकारी में भी एक पियोन है और एक आईएएस है, जी। और ऐसे ही सेम देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट भी में भी है। है। 11th ये बताएगा कि आप इस जन्म में आपकी जो अर्निंग है वो कितना पैसा आप कमाएंगे। लाभ स्थान है, उसको कहते हैं लाभ स्थान। दसम को जी। कर्म स्थान, अगले को लाभ स्थान। द्वादश जो भाव है 12वां घर, जी। हम पहले से स्टार्ट किए थे, 12 घर हाँ। हो गए, तो 12वां घर जो है वो आपको ये बताता है कि आपको जो प्लेजर, जो बेसिकली आजकल जो यंग जनरेशन ढूंढ रही है, वो कैसा आपके पास रहने वाला है। आपकी जो मृत्यु है ना, मृत्यु का समय या मृत्यु का सिस्टम वो कैसे रहने वाला है। आपकी विदेश यात्राएं कैसे रहने वाली है, आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, आप कितने कंजूस हैं, ये सब चीज़ें 12वें घर से हम लोग देखते हैं। तो ये टोटल 1 से लेकर 12 भाव तक का रिजल्ट, हर भाव का अलग अलग इस प्रकार रहता है। तो सर ये जो 12 घर हैं ये हमारे जन्म के आधार पे ही तय हो जाते हैं? जन्म के आधार, मैंने कहा ना अभी आपको कि आपने जैसे 31 तारीख को अपना सारा इस ऑफिस का भी अकाउंट्स आपने क्लोज किया होगा जी। अब आपने क्या किया होगा कि अब 31 को सारा डाटा कैरी फॉरवर्ड किया होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रीवियस लाइफ में कैसे कर्म करे हैं, उस कर्म के आधार पे आपको पूरा का पूरा सिस्टम फॉरवर्ड होता है। तो ये पूरा जो डाटा है वो उसी बेस पे बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप आ गए और आपको यहाँ से मिलना शुरू हो गया। अब आप देखते हैं कि ये लोग बहुत अचानक से ग्रोथ कर गए आगे को, तो एक्चुअली वो उनके प्रारब्ध में है। इसमें भी देखो 3 सिस्टम काम करता है। जैसे हम लोग देखते हैं, एक तो होता है प्रारब्ध कर्म। मैंने कहा ना, देखो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वेद से, कि वेद का अंग है ज्योतिष। वेद सबसे पहली बात है वो किसको बता रहा है, वेद कर्म को बताता है कि कर्म कीजिए। अब हर वेद, सामवेद संगीत को बताएगा जी। ऋग्वेद के अंदर आप देखेंगे तो सारे मंत्र मिलेंगे, यज्ञ। है ना। और अथर्ववेद के अंदर देखें तो खेतीबाड़ी कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होता है, प्रकृति सारा कैसे कुछ है, है। कैसे काम करती है। तो हर वेद अलग अलग और क्या बता रहा है, कर्म बता रहा है। संगीत क्या, कोई संगीत तो आपको बजाना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आपको कर्म करना कर्म ही पड़ेगा, है। तो उसी का एक अंग है। तो अब जो कर्म जो आपने किया है, जैसे आप देखेंगे कि आपने 3 प्रकार के मैंने आपको बताया था। जैसे आपका होता है एक प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध होता है, एक संचित कर्म होता है, और एक आपका क्रियमाण कर्म होता है। 3 कर्म कहे गए। प्रारब्ध वो कर्म है जिसको आप ये देखेंगे कि जितना आपने प्रीवियस लाइफ में, अगर हम गीता जी की माने, थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल में जाऊंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, जी जी। तो उसमें लिखा है कि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं। हाँ। तो हमने जितने भी कर्म किए हुए हैं वो सारे इकट्ठे होकर के एक जगह पे जमा है, डिपॉजिट है, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जी। प्रारब्ध मतलब जो जमा है हमारा ऊपर। दूसरा होता है इसमें संचित कर्म। संचित कर्म कहें तो जो आप इस लाइफ में कर्म करती जा रही हैं और अपना बैग भरती जा रही हैं। आप अच्छा, जो हम करती इस हैं, जीवन में संचय कर रहे हैं। संचित कर रहे हैं। जी। एक है क्रियमाण कर्म, जो हम कर रहे हैं। जैसे अभी हम ये क्रिया कर रहे क्रिया हैं, कर रहे हैं, अभी तो डिस्कस present कर रहे हैं, वाली तो ये बात हो क्रियमाण गई। कर्म है। हाँ। लेकिन अब जब ये सिस्टम के अंदर चला जाएगा तो ये संचित कर्म हो जाएगा। जी। ठीक है ना। तो और प्रारब्ध जो है वो जो हम अनेक जन्म से करके आए हैं, वो सारा प्रारब्ध है हमारा जो इकट्ठा है। अब जीवन कैसे मिलता है, जीवन जब ब्रह्मा जी द्वारा जब सृष्टि का जो शुरुआत हुआ, जब मनुष्य की जब यहाँ पे संरचना हुई, तो मनुष्य जब आया तो उस पूरे प्रारब्ध में से एक हिस्सा ब्रह्मा जी उठा के आपको अलॉट कर देते हैं। जी। ब्रह्मा जी ने ये पोर्शन आपको अलॉट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ 60 साल की है, तो कैलकुलेशन है भाई, ये प्रारब्ध दे दो, इस प्रारब्ध में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसको मिल जाएगा, फिक्स्ड है। ठीक है ना। अब जब नीचे जाएगा तो अभी जो हम जो क्रियामान कर रहे हैं और इस क्रियामान के जो संचित हो जाएगा, वो हमारा प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसे ही जो हॉरोस्कोप है वो तो प्रीवियस जन्म का बैलेंस है, मतलब आपने क्या करके आए हैं पीछे वो मिला। लेकिन जो पूरा बैगेज जो पीछे पड़ा है वो ब्रह्मा जी ने जो अलॉट किया है, इसलिए कहते हैं कि प्रारब्ध जो है वो आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, जैसे पिछले जन्म के कर्म आपको इस जन्म हाँ, में ही भोगने होते हैं पिछले ना? जन्म भी नहीं है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रारब्ध मीन्स मतलब आपको, प्रारब्ध एक ऐसी चीज है कि अगर अच्छा है प्रारब्ध तो आपको रंक से राजा बना देगा। आप जी। बहुत नीचे, आप बहुत देखा होगा आपने कि कुछ भी नहीं था एकदम से बन गया, बहुत कुछ था नीचे आ गया।
तो वो सब प्रारब्ध है। जी। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मुझे आप बताइए कि आप जब पैदा हुए तो आपने कुछ किया उसके लिए, मतलब आपको जो खाना मिला या कुछ मिला, मेहनत करी आपने उसके लिए, वो आपको प्रारब्ध है। जी। आपको माँ बाप हाँ। जैसे मिले, आपको आपको दूध मिल गया पीने को, आपको थोड़े बड़े हुए तो खाना मिल गया खाने को, क्या चीज़ है पूर्व वो? जन्म के कर्म है। हाँ, आपको मिला। यहीं अगर आप देखेंगे कि रिलायंस के अंदर जो रिलायंस के ओनर हैं, तो रिलायंस के ओनर के अंदर के यहाँ जो बच्चे पैदा हुए, जैसे अनंत अंबानी हैं, जी और जी। मान लो अनंत अंबानी के साथ में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ है, अच्छा दोनों में क्या फ़र्क है? उन्हें तो सब वो कुछ ऐसा क्यों अच्छा क्यों मिला? मिलेगा। वो पूछिए ना, सोचिए ना कि क्यों मिला उसको? जी, उनके हमें पुराने हमें जन्म क्यों के नहीं मिला कर्म या है, आपको क्यों नहीं मिला ऐसा? कर्म ही है सारी। हाँ, तो सोचना पड़ेगा ना कि अबे देखो, जो बच्चा पैदा हुआ या तो चलो जिसने अभी आकर के अपनी क्रियाएं चालू करी और फिर वो बन गया, अगर उस बेस पे थ्योरी है तो समझ में आता है। जी। लेकिन एक बच्चा पैदा होता है, एक काला पैदा हो रहा है, एक गोरा पैदा हो रहा है, एक बहुत सुंदर पैदा हो रहा है, एक बिल्कुल कुरूप पैदा हो जाता है, किसी की नाक इतनी अच्छी है, किसी की नाक टेढ़ी है, कोई बच्चा पैदा ही हुआ वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसका हार्ट का ट्रांसप्लांट हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक अनंत अंबानी बन जाता है तो एक नीचे चलाता है, ये सारा का सारा प्रारब्ध है। जी। ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध के बाद जो जीवन आपको मिला है उसमें आप अपने क्रियमाण कर्मों को कैसे करते हैं, और उन क्रियमाण कर्मों में आपका संचित कर्म जो जमा हो रहा है वो संचित कर्म कैसा है। तो ये, और प्रारब्ध की बात बार बार इसलिए कही जा रही है कि, और ये एग्जाम्पल इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप ये सोच के देखिए कि भाई अनंत अंबानी है या कोई भी बिजनेसमैन जो बड़ा है, उसके यहाँ जो बालक पैदा हुआ उसमें वेरिएशन क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ आज इस सिद्धांत में आज समझ जाते हैं, जो देख रहे हैं मुझे वो समझ जाते हैं, तो वो नेचुरली वो क्या करेंगे कि अपने जो क्रियमाण कर्म है उनके अंदर बदलाव लाना शुरू करेंगे। यदि कुछ वो गलत कर रहे हैं कि भैया अगर अगली बार थोड़ा सा ठीक करना है, मैं सिर्फ कर्म सिद्धांत की बात कर रहा जी जी। हूँ, अगली बार यदि कुछ ठीक करना है तो हमें इस जन्म में अपनी चीज़ों को अभी से ही ठीक करना पड़ेगा, ताकि हमारा संचित ठीक हो। जब संचित ठीक होगा तो प्रारब्ध अपने आप ठीक हो जाएगा। जाएगा। तो मेहनत आज करनी पड़ेगी आपको, जी। सब कुछ देखते हुए, ये पूरा। सर लेकिन एक जो आपने कहा कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे हॉरोस्कोप में नोट डाउन हो जाते हैं, तो सर हमें पता कैसे चलता है, जैसे जो ज्योतिष होते हैं उन्हें पुराने जन्म के कर्मों का पता कैसे चलता है कि हमारे प्रारब्ध में क्या चीजें हैं?